तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए अर्थशास्त्र के पेपर का सलूशन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। अभी तक यूट्यूब पे मैंने सबसे पहली बार दोस्तों सभी प्रश्नों का सलूशन लेकर आ चुका हूं। अभी भी आपको कहीं पर भी ना ही पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ना ही पूरे क्वेश्चन का सलूशन मिलने वाले होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो पे सबसे पहले मैं आपको इसमें सभी प्रश्नों का सलूशन देना दोस्तों। तो इसलिए ऐसे वीडियो के लिए ऐसे और पेपर के सलूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आपका जो पेपर है 2021-22 अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि आपके पूरा पेपर में आने वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए समय जो है आपको 3 घंटे का दिया रहा है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है, तो आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा। हम चलिए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि हमारा जो पहला प्रश्न है वह बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न आता है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं। दोस्तों जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर करते हैं तो उसे समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं, यानी कि समय के अनुसार वर्गीकरण समय अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। और दोस्तों इन सभी ऑप्शन को भी जान लीजिए। जो भौगोलिक वर्गीकरण होता है वह किसी भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर जब आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। और दोस्तों मात्रात्मक वर्गीकरण जब किसी क्वांटिटी को लेकर, जैसे मजदूरों की संख्या हो गई और कुछ चीज़ हो गई, तो उसके आधार पर मात्रात्मक वर्गीकरण होता है। और दोस्तों जो गुणात्मक वर्गीकरण होता है इसको किसी भी ऐसा चीज़ जिसको नापा नहीं जा सकता उस चीज़ को यदि बांटना हो तो गुणात्मक वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन को अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपको जो सही जवाब हो जाएगा समय अनुसार वर्गीकरण। उसके बाद दूसरा आता है आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इस विधि को दोस्तों जब आंकड़ों को विशेषता के आधार पर किया जाता है, यानी कि जिसको माप नहीं सकते, तो उसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। और मात्रात्मक क्या होता है? जिन्हें मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि मजदूरों की संख्या हो गई, गाँव की संख्या हो गई, इन सभी के आधार पर जब वर्गीकृत करते हैं तो मात्रात्मक होता है। और समय अनुसार मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। अब चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा दोस्तों है सांख्यिकी डैश डैश डैश। तो इसमें बताना है कि सांख्यिकी क्या है। तो दोस्तों सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है दोस्तों। देखिए इसमें पहले दिया है केवल कला है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल विज्ञान है तो ये भी गलत हो जाएगा। सांख्यिकी जो है दोस्तों विज्ञान और कला दोनों है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आता है तीसरा वाला प्रश्न हो गया। आप चौथा आता है निम्न में से क्या सत्य है दोस्तों। इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो चौथा इसमें से आपका पहला दिया है साधन सीमित होते हैं। तो दोस्तों यह बात सत्य है, सभी साधन सीमित मात्रा में होते हैं। उसके बाद दूसरा है आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो दोस्तों यह भी सत्य है, आवश्यकताएं हर इंसान की असीमित होती हैं। तो दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें आप लगाएंगे कि उपर्युक्त दोनों सही है, यानी कि 6 वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है वर्तमान वर्ष का मूल्य निर्धारण किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो वर्तमान मूल्य का जो देखिए दोस्तों दर्शाया जाता है, तो प्राइस मतलब होता है पी और जीरो मतलब होता है वर्तमान समय का। तो पी जीरो से आपका दर्शाया जाता है प्राइस का। तो पी जीरो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका छठवां है फिशर का सूचकांक कहलाता है। तो दोस्तों फिशर का जो सूचकांक है वह आदर्श सूचकांक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों देखिए ये आपका हो गया बहुविकल्पी प्रश्न। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि देखिए आपको इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपका पहला आता है उद्देश्य के अनुसार सारणी को डैश 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 बांटा गया है। तो दोस्तों उद्देश्य के अनुसार 2 भागों में बांटा गया, तो इसमें आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डैश 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 चर प्रकार होते हैं। तो दोस्तों चर के भी 2 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा। उसके बाद तीसरा है सांख्यिकी विज्ञान की आधारशिला डैश 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 है। सांख्यिकी विज्ञान की जो आधारशिला होती है दोस्तों आंकड़ा होता है, क्योंकि आंकड़ों के ही दम पे पूरी सांख्यिकी चलती है। यदि आंकड़ा ना रहे तो सांख्यिकी माने कुछ भी नहीं होने वाला। तो यानी कि सांख्यिकी विज्ञान की जो आधारशिला है वह आंकड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका आंकड़ा भरा जाएगा। चौथा है दोस्तों सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग महालनोबिस ने किया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे महालनोबिस, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा महालनोबिस। तो ये हो गया आपका चौथा जवाब। उसका दोस्तों आपका आता है पांचवा उत्पादन विनिमय वितरण आदि सभी क्रियाएं डैश 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 लिए की जाती हैं। तो उत्पादन विनिमय वितरण ये सभी क्रियाएं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा आजीविका उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न जो है। देखिए अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति तक हमने 5वां तक कर लिया है। अब आपको भी 6वां 7वां तक दिया है दोस्तों। तो छठवां 7वां देख लेते हैं क्या है।
तो छठवां आपका है मार्शल ने अपनी परिभाषा में डैश 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 पर जोर दिया है। तो दोस्तों इसमें मार्शल ने किस पर अधिक जोर दिया है तो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें आप बुक से देख लीजिएगा, मुझे आंसर नहीं मिला। उसके बाद आपका सातवां है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में डैश 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 प्रतिशत है, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसके कितना भाग राजस्थान का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों 10.41%। तो आपका भरा जाएगा यहाँ पे 10.41% आपका जो है यह राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल की तुलना में। तो यहाँ पे 10.41%। तो उसके बाद यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरा हो जाता है। अब आता है आपका सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपका मैच करना है। दोस्तों देखिए सही जोड़ी बनाना है, इसमें सात दिया है इसमें भी, तो आप पहले 5 को देख लीजिए फिर हम दोनों को देखते हैं। दोस्तों इसमें देखिए आपका जो पहला है अच्छी प्रश्नावली का गुण। तो दोस्तों अच्छा जो प्रश्नावली होती है वह छोटा एवं स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे छोटा एवं स्पष्ट। देखिए यहाँ पे दूसरा आपका दिया है। उसके बाद आता है प्रकाशित आंकड़े। तो प्रकाशित आंकड़ों द्वितीयक समंक में आते हैं, तो यहाँ पे द्वितीयक समंक में चला जाएगा। दोस्तों टिप्पणी दोस्तों क्या होती है, जब हम किसी सारणी के अंतिम पद में जो लिखते हैं सारणी के बारे में, सारणी की टिप्पणी कहलाती है। तो सारणी का अंतिम भाग टिप्पणी कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र। तो दोस्तों संचयी बारंबारता वक्र से हम तोरण को बनाते हैं, जिसे हम ओजाइब बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका तोरण पे चला जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो दोस्तों इसमें देखिए आप अगले वाले पेज में यहाँ पे आपको दिया है। तो अगले वाले पेज में देखिए आपको यहाँ दिया है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा। तो एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आपका छठवां है राजस्थान में रेगिस्तान का प्रतिशत हिस्सा है। तो दोस्तों 61% हिस्सा है, तो वहाँ पर हो जाएगा 61। उसके बाद आपका सातवां है सांख्यिकी अनुसंधान की रीतियाँ हैं। तो सांख्यिकी अनुसंधान की जो रीतियाँ होती हैं वह 2 हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका मिलान भी हो गया। अब आपका अगला प्रश्न जो आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर देना है। उसके बाद देखिए आपका पहला जो प्रश्न है सारणी को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो सारणी को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो सारणी को यहाँ पे 3 प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद आपका देखिए अगला जो प्रश्न आता है दूसरा, सतत चरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सतत चरों के लिए अपवर्जी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपवर्जी विधि हो जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री होती है दोस्तों वह 2 भागों में, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। एक व्यष्टि है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और एक समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि इसमें हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद आता है चौथा, द्वितीयक समंक के कितने स्रोत हैं। तो दोस्तों द्वितीयक समंक के 5 स्रोत हैं। तो 5 स्रोतों को आप लिख सकते हैं, एक सरकारी प्रकाशन और अर्ध सरकारी प्रकाशन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, चौथा है निजी प्रकाशन, और 5वां है समाचार पत्रिका प्रकाशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये हो गए आपके समंक के प्रकार, यानी कि कितने स्रोत होते हैं। तो 5 स्रोत होते हैं, इसका भी आपका उत्तर हो गया। आपका 5वां प्रश्न है माही बांध राजस्थान के कौन से जिले में है। दोस्तों माही बांध जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है। यह बांसवाड़ा नामक जिले में है, राजस्थान के बांसवाड़ा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बांसवाड़ा। ठीक दोस्तों, आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए अगला प्रश्न आता है छठवां और सातवां, आपका इसी में आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए इसमें आपका है भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को किसने दिया था। दोस्तों ये आप बुक से लिख लीजिएगा। ये 2 प्रश्न, एक ये वाला और एक आपका जो ऊपर था, वो 2 प्रश्न नहीं मिल पाया है। उसके बाद आपका सातवां है द्वितीयक समंक के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों द्वितीयक समंक के हमने आपके 5 स्रोतों को नाम बता दिया है, आप उनमें से किन्हीं 2 का लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सरकारी प्रकाशन और निजी प्रकाशन। ये द्वितीयक समंक के 2 स्रोत हो गए। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न, सत्य और असत्य बताओ। इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है कथन और कौन सा असत्य। तो पहला आपका दिया है किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आकृति कहा जाता है। तो दोस्तों किसी वर्ग में जो चरों की संख्या होती है उसे वर्ग आवृत्ति कहते हैं, आकृति नहीं। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे आवृत्ति रहता तो दोस्तों सत्य रहता, लेकिन यहाँ पे आकृति दिया है इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद
उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली जो होती है वह सूचक द्वारा स्वयं भरी जाती है, तो ये आपका सत्य है। और दोस्तों आपका इस प्रश्नावली के बाद अनुसूची आती है, तो अनुसूची जो है सूचक द्वारा नहीं भरी जाती, उसको प्रश्न क्या कहते हैं, जो पूछने वाला होता है उससे पूछकर भरा जाता है। तो सूचक स्वयं प्रश्नावली को भरते हैं, सत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा है, माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी सत्य है, माध्यिका को स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। उसके बाद आपका चौथा है, माध्य का चित्रमय प्रदर्शन संभव है। दोस्तों माध्य, माध्यिका और बहुलक आप इस तीनों पढ़े होंगे। तो माध्य का जो होता है दोस्तों, इस चित्रमय प्रदर्शन संभव नहीं है दोस्तों। इस चित्रमय प्रदर्शन केवल माध्यिका का होता है, तो इसमें आपका ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न दोस्तों, आपका देखिए पांचवा हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपका है, ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आपका 7वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, यहीं पे इन दोनों का उत्तर हम एक साथ देख लेते हैं। तो 7वां आपका है, बहुगुणी दंड आरेख से क्या आशा है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ पे देख लीजिए। तो ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको आप देख ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखिए मैं भी प्रश्न आ गया 1-2 नंबर का। आप चलिए हम 6 नंबर प्रश्न पर पहुँचते हैं सीधे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 6 है, ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो यहाँ पे आप इसकी विशेषता यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 आता है दोस्तों। आपका प्रश्न क्रमांक 7 था, बहुगुणी दंड आरेख से क्या आशय है। तो बहुगुणी दंड आरेख यहाँ पे देख लीजिए, बहुगुणी दंड आरेख को आशय, बहुगुणी दंड आरेख से ऐसे आरेख को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तथ्यों से संबंधित आंकड़े को प्रदर्शित करता है, तो इसे बहुगुणी दंड आरेख कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको पूरा आपको लिख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 8वां देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, वर्गीकरण के मुख्य लाभ कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न है। अब हम दोस्तों पहले सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके इन सभी प्रश्नों का सलूशन देख लेंगे दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 8 आप देख लीजिए, वर्गीकरण के मुख्य लक्षण कौन से हैं। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 है, व्यवहारिक सांख्यिकी के दोनों भागों को समझाइए। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए 11वां आपका क्या आता है, मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए। दोस्तों प्रश्न पूरा नहीं आया, फिर भी आप समझ लीजिए, इसमें दिया है कि आप मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए या असमानताएं लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे 11 हो गया। प्रश्न क्रमांक 12 है, संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान से क्या आशय है। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 13 आता है। 13 दोस्तों मिस हो गया, अभी आंसर में हम उसको देख लेंगे। 14 वाला देखिए आपका दिया है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपका 14वां प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 14 प्रश्न दिया था, अब इन सभी का हम सलूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, आप यहाँ पे जो 6वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो ये सब दोस्तों लिख सकते हैं विशेषताओं में। आपका 7वां प्रश्न आता है, बहुगुणी दंड आरेख से क्या आशा है। तो यहाँ तक हमने उत्तर देख लिया था। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8 से इसका उत्तर देखते हैं। तो 8वां है, वर्गीकरण के मुख्य लाभ कौन से हैं। तो देखिए क्या क्या लाभ है, संकलन और सरल ऐसे क्या होता है, वर्गीकरण से समंक जो होता है सरल व संक्षिप्त हो जाता है, एक रूपता को प्रकट करने में उपयोगिता बढ़ जाती है, उनके समंक जो होते हैं तुलना करने योग्य हो जाते हैं, समंक जो आंकड़े होते हैं तुलना करने योग्य हो जाते हैं, और क्या होते हैं आकर्षक और प्रभावशाली बन जाते हैं वर्गीकरण से। और उस क्या होता है इनमें विशिष्ट अंतर जो होता है स्पष्ट हो जाता है, किसमें क्या अंतर है। उसके बाद क्या होता है, समंकों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो वर्गीकरण जो होता है समंक को वैज्ञानिक आधार, मतलब उसको किसी भी माध्य, माध्यिका, बहुलक कुछ भी इसमें ज्ञात करने में आसानी हो जाती है। तो ये सब विशेषताएं हो गई। उसके प्रश्न क्रमांक 9 आपका है दोस्तों, व्यवहारिक सांख्यिकी के 2 भागों को समझाइए। तो देखिए आपका व्यवहारिक सांख्यिकी, एक है आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। तो इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र से संबंधित भूतकाल तथा वर्तमान काल में संकलित समंकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल से जो आंकड़े बने होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और वैज्ञानिक में क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के कुछ वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन के उद्देश्य से व्यवहारिक समंकों को एकत्र किया जाता है, जैसे मांग के नियम, व्यापार चक्रों का अध्ययन, ये सब वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी के उदाहरण हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 आपका दोस्तों आता है। यहाँ पे देखिए
अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका दोस्तों प्रश्न जो आता है 11वां, मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 असमानताएं या अंतर बताइए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 अंतर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 12 है दोस्तों, संगणना एवं प्रतिदर्श अनुसंधान से क्या आशय है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, संगणना अनुसंधान और प्रतिदर्श अनुसंधान, तो इनको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। यही इन दोनों में अंतर है या आशय है, जो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभी इसी का अगला पेज में भी उत्तर दिया है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 आता है, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती थी। तो इसको देख लीजिए, किस प्रकार से गणना की जाती थी राष्ट्रीय आय की ब्रिटिश काल के समय। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न आता है दोस्तों, बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभों का वर्णन। तो देखिए, आपका यहाँ पे बिंदु प्रदर्शीय लाभों का वर्णन दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या क्या लाभ दिया, इन सबको आप लिख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के सभी क्वेश्चन का पूरा विस्तार पूर्वक अच्छे से देख लिया है, क्या उत्तर होने वाला है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, आपको किसी और भी पेपर का सलूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन सभी प्रश्नों का सलूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो के पाने के लिए तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।